जय हिंद प्यारे साथियों। हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, यूपी ट्रिपल एससी या हर वो एग्जाम जहां पर हिंदी पूछी जाती है उसके लिए सुपर सेट प्रैक्टिस हिंदी का मैंने शुरू किया है, जिसका पहला सवाल यहां पर है। सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे कि संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। संविधान का एक अनुच्छेद ऐसा है जहां पर हिंदी को राजभाषा बताया गया है और उसकी जो लिपि है वो देवनागरी होनी चाहिए। ऐसा कौन सा आर्टिकल या अनुच्छेद है? तो आपका आंसर आना चाहिए, आर्टिकल नंबर है 343। 343 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भैया, तो संघ की राजभाषा होनी चाहिए हिंदी और लिपि होनी चाहिए देवनागरी, ये आर्टिकल नंबर 343 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर जो आर्टिकल है वो 343 से लेके 351 तक सब के सब भाषा से संबंधित है। किससे भैया? ये सब के सब किससे संबंधित है? ये सब के सब भाषा से संबंधित है, यानी हिंदी भाषा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई सवाल में? इसको मिटा लेते हैं। सवाल नंबर ये रहा आपके सामने। ये हमसे कह रहा है सवाल के अंदर कि कर, बैठ, चल आदि धातु प्रकार हैं, यानी कि जो धातु हमें दी गई हैं कौन कौन सी? एक है कर, दूसरा है बैठ और तीसरा है चल आदि। ये जो धातु हैं ये किस प्रकार की धातु हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए ये हमारी मूल धातु है। मूल धातु का मतलब ये है कि ये एक ऋण शब्द से बनी हुई है, इनके साथ तोड़ नहीं सकते लेकिन इनको क्रिया बना सकते। कैसे? अगर आपसे ये सवाल कहा जाए कि हम क्रिया किससे बनाते हैं तो आपका आंसर आना चाहिए मूल धातु से। जैसे कर है, अगर ये कर है, इस कर को अगर मुझे क्रिया बनाना होगा तो मुझे इसमें प्रत्यय जोड़ना होगा। कौन सा प्रत्यय? बोले ना, तो ये बन जाएगा दोस्त करना। क्या बनेगा? ये बन जाएगा करना। ठीक है भाई। उसी तरीके से आप यहां पर देखोगे जैसे बैठ, जैसे यहां पर देखोगे बैठ, इसमें आप प्रत्यय ना लगा दोगे तो ये बन जाएगा क्या दोस्त? ये बन जाएगा बैठना। क्या बनेगा? ये बनेगा बैठना। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर चल है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो चल, यहाँ पर आप चल लिख दोगे चल और इसमें ना प्रत्यय जोड़ दोगे तो ये क्या बनेगा? चलना। क्या बनेगा दोस्त? ये बन जाएगा चलना, ये बनेगा चलना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। तो ये जो मैंने यहाँ पर लगाया है ना, तो ये प्रत्यय लगाया है, इसका मतलब आप अच्छे जान चुके हो कि सवाल ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ना प्रत्यय लगाने से, यानी किस धातु में ना प्रत्यय लगाते हैं जिससे क्रिया का निर्माण होता है या क्रिया बन जाती है। तो ठीक है भैया, वो होती है मूल धातु। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई सवाल में? सवाल के अंदर कहा जा रहा है, इसको मिटाओ फिर बताते हैं। बोले ठीक है। इसमें कह रहा है कि औलाद किस भाषा का शब्द है? औलाद किस भाषा का शब्द है? तो आपका आंसर आ जाना चाहिए कि औलाद जो है अरबी भाषा का शब्द हो जाता है। अरबी भाषा का, अरबी भाषा का यहां पर आप देखोगे तो अमीर, यहां पर अमीर, अमीर क्या है भाई? अरबी भाषा का शब्द है। और गरीब, गरीब क्या है दोस्त? ये भी अरबी भाषा का शब्द हो जाता है। और एक होता है कहावत, एक कहावत, कहावत ये भी क्या है दोस्त? अरबी भाषा का शब्द हो जाता है। अगले पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे, थोड़ा सा मैं और एग्जांपल से समझाऊं आपको, तो यहाँ पर जो पुर्तगाली शब्द होते हैं तो यहाँ पर पुर्तगाली आप देखोगे जैसे 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 अलवारी, बहुत फेमस शब्द है अलवारी। अल अलमारी या अलवारी, अलमारी हो जाता है। काजू हो जाता है काजू, काजू बहुत पूछा जाता है कि काजू किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का। तोलिया, तोलिया, कुर्ता, ये सब क्या हो जाते हैं भैया? पुर्तगाली के हो जाते हैं। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई सवाल में? सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा है यहाँ पर देखना। इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। ठीक है भाई, बताओ। सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे कि अति प्लस उक्ति का संधि करने पर शब्द बनेगा। इसकी हमें क्या करनी है? संधि। देखो संधि का अर्थ होता है जोड़ना और विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। तो हमसे क्या पूछ रहा है? संधि पूछ रहा है। तो जब इसको आप क्या करोगे? अति,
अति प्लस उक्ति, अति प्लस उक्ति, जब दोनों को जोड़ोगे तो यहां बनेगा अतियुक्ति। क्या बन जाएगा दोस्त, यहां पर बनेगा अतियुक्ति। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां से आप क्या निकालोगे, यहां से आप ई निकाल लोगे छोटी, प्लस यहां से आप ऊ निकाल लोगे, क्या निकालोगे ऊ, तो यहां पर क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। क्या बनेगा, ये यह बन जाएगा और ऊ की मात्रा लग जाएगी, ये वाली ऊ की मात्रा लग जाएगी, तो ये बनेगा अतियुक्ति। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस अतियुक्ति में कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि इसमें जो होगी संधि वो हो जाएगी यण संधि। क्या है भाई, यण संधि। यण संधि बोले आपने कैसे पहचाना, तो आप कहोगे कि यण संधि की जो पहचान की जाती है तो वो की जाती है य और बे, यानी कि आप य और बे इन दोनों के आगे, इन दोनों के आगे कोई आधा व्यंजन आ जाता है तो क्या बन जाती है, वो यण संधि बन जाती है। जैसे कि यहां पर देखोगे तो यह के आगे आधा तय है तो ये बन जाएगी यण संधि बन जाएगी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, इसको मिटा लेते हैं फिर बताते हैं क्या कह रहा है सवाल में। इसमें कह रहा है कि परशुराम का पर्यायवाची नहीं है, परशुराम का पर्यायवाची नहीं है, तो परशुराम का पर्यायवाची नहीं है तो भैया कौन सा वाला नहीं है, तो परशुराम का पर्यायवाची जो नहीं होगा तो आप अच्छे से देखो, भार्गव होता है ना, भृगु नंदन होता है, ठीक है भैया, रेणुका तन्या होता है, लेकिन शिव प्रिया नहीं होता है। ठीक है भाई, शिव प्रिया नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये एक पर्यायवाची सिनोनिम का सवाल था, आपको पता होना चाहिए, वोकैब का सवाल था। अगले पे आ जाते हैं, वोकैब को तो जितनी ज्यादा पढ़ोगे उतनी ज्यादा मजबूत होगी। ठीक है भाई, जितनी ज्यादा पढ़ोगे उतनी ज्यादा मजबूत होगी। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में कौन सा पद तत्पुरुष समास है, कौन सा पद इसमें तत्पुरुष समास का है, तो आप यहां पर अगर देखो नवरत्न, नवरत्न को आप देखोगे तो ये द्विगु समास बन जाता है। कौन सा, ये बन जाता है द्विगु समास। ठीक है भाई, ये द्विगु समास बन जाता है। आप कहोगे आपको कैसे पता, बोले ऐसे पता कि अगर संख्या अगर शुरुआत में हो और अंग ना हो, लास्ट में अंग ना हो, तो बन जाता है द्विगु समास। अंतर मैंने इसको बताया था किसी वीडियो में, देख लेना। यहाँ पर अनुदिश, अनुदिश आप देखोगे तो ये अव्ययभाव समास हो जाएगा, और पदगत, पदगत आप देखोगे तो ये बनेगा पद को गत, पद को गत, पद को गत का मतलब पद को गया ऐसे बोल सकते हो, पद को जाने वाला बोल सकते हो, पद को जाने वाला। और यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा धर्मा धर्म, धर्मा धर्म में क्या आएगा, द्वंद्व समास आएगा, धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म यानी द्वंद्व समास यहां पर बन जाएगा, यहां पर बनेगा द्वंद्व समास। ठीक है भाई, यहां पर बनेगा द्वंद्व समास बन जाएगा। ठीक है भाई, तो धर्म यहां पर बनेगा पदगत, पदगत का मतलब है पद को जाने वाला, ऐसे बोल सकते हो, पद को गया ऐसे बोल सकते हो, तो पद को गया या पद को जाने वाला, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा, इसको मिटाओ फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कहा निम्न में तत्सम शब्द चुने, तत्सम शब्द चुने। जो तत्सम क्या होता है, तत्सम होता है संस्कृत वाला, संस्कृत वाला, संस्कृत, संस्कृत वाला जो होता है ये क्या होता है भाई, तत्सम हो जाता है। तो यहां पर आप देखोगे खीर, खीर का तत्सम बनता है क्षीर, गली और गेहूं, ये तद्भव है, तीनों के तीनों ये क्या है, ये तीनों के तीनों ये तद्भव हो जाते हैं, तद्भव, तद्भव हो जाते हैं। लेकिन भविष्य जो है ये तत्सम शब्द है, क्या है भाई, तत्सम शब्द हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, भविष्य हो जाएगा और तद्भव बनेगा भाग्य। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, फटाफट कर दे करो सवालों को फटाफट। अगले में क्या कह रहा है, इसको मिटा दो फिर बताते हैं। इसमें कहा जा रहा है हमसे कि खटोला में कौन सा प्रत्यय है, खटोला, खटोला में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, तो मैंने कई बार बताया जो मूल शब्द होता है उस मूल शब्द के बाद में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, उसको प्रत्यय बोलते हैं, और मूल शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, उसको उपसर्ग बोलते हैं, उपसर्ग। ठीक है भाई, अब यहां पर खटोला है, अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा खट, तो ये बनेगा खट प्लस ओला, खट प्लस ओला, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो ये जो है हमारा ये मूल शब्द है और ये हमारा प्रत्यय है, क्या है दोस्त, ये प्रत्यय बन जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, बोले बनेगा ओला, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें,
इसके अंदर कहा जा रहा है हमसे, इसको मिटा लेते हैं फिर बताते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं, जो कर्म का बोध नहीं कराती है, जो कर्म का बोध नहीं कराती है उसको हम क्या कहते हैं? तो आपको अच्छे से पता होगा, जो कर्म का बोध नहीं कराती है उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं भाई? अकर्मक, यानी जिसके अंदर कर्म नहीं होता है, ऐसी क्रिया जो कर्म का पता ना लगाए उसको क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया बोलते हैं। सकर्मक क्रिया वो होती है, ऐसी क्रिया जो कर्म के बारे में बताए उसको क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। और संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया होती है दो क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का निर्माण करें। जैसे मैं यहां पर लिख दूं, जैसे चला गया, जैसे मैंने यहां पर लिखा चला और गया, चला और गया, यहां पर आप देखोगे तो ये संयुक्त क्रिया बन जाती है, चला गया। तो दोनों मिलेंगी तब एक किसी एक वाक्य का निर्माण करेंगी, तो ये क्या बनेगा? चला गया। ये क्या है? संयुक्त क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है ये दो हो जाती है, प्रेरणार्थक क्रिया ये दो हो जाती है। एक होती है आना, एक होती है आना, पहली होती है आना और दूसरी बन जाती है बाना, दूसरी बन जाती है बाना। इस क्रिया में क्या होता है कि अपने आप काम ना करवा के किसी दूसरे से काम करवाया जाता है। ठीक है भाई, जैसे मास्टर बच्चों को पढ़वाता है, पढ़वाता है, तो बाता है मतलब द्विकर्म क्रिया बन जाएगी, है ना। जैसे यहाँ पर आना में लग जाएगा, ऐसे आना में लग जाएगा। जैसे राम श्यामू को सुलवाता है, सुलवाता आता आ गया इसमें आता, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें? इसमें कहा जा रहा है, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। बोले ठीक है। इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है कि सर्वनाम का प्रकार नहीं है, सर्वनाम का प्रकार नहीं है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो सर्वनाम का प्रकार नहीं है? तो आप अच्छे जानते हो सर्वनाम कितने होते हैं। बोले 6 हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाता है निश्चयवाचक, एक तो होता है निश्चयवाचक हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है भाई। एक हो जाता है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है भाई, अनिश्चयवाचक। दो ये हो गए। और एक हो जाता है पुरुषवाचक, तीसरा हो गया ये, है ना, पुरुषवाचक। एक हो जाता है निजवाचक, 4 हो गए। एक हो जाता है प्रश्नवाचक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। और कौन सा नहीं होता है? तो इसमें गुणवाचक नहीं होता है। गुणवाचक क्या है? एक विशेषण है, ना कि सर्वनाम। और एक छठा हो जाता है संबोधन, एक हो जाता है संबोधन। ठीक है भाई, एक हो जाता है संबोधन, संबोधन वाचक सर्वनाम। अगले पे आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। तो सर्वनाम कितने होते हैं? बोले 6 होते हैं। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। इसको मिटाते हैं फिर आगे बताते हैं। क्या कह रहा है इसमें? इसमें कहा जा रहा है हमसे, इसमें कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। सॉरी। हाँ, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, यानी कि हमसे पूछना चाह रहा है कि जो वाक्य ऊपर लिखा है कि आपने बुलाया होता तो हम आते, ये कैसा वाक्य है अर्थ के आधार पर? तो यहाँ पर जो पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक है, ये इसके ऑप्शन नहीं है। ठीक है भाई, पहले आप इसको समझो, ये इसके ऑप्शन नहीं है, बाई मिस्टेक ऑप्शन जो है फिट हो गए हैं। ठीक है भाई, तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर ये जो वाक्य होगा कि आपने बुलाया होता तो हम आते, यानी एक वाक्य जब दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है, जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है तो वहां संकेतवाचक होता है। कौन सा? संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक्य। ठीक है भाई, कई सारे होते हैं, इच्छावाचक होता है, आज्ञावाचक होता है ना, और तुम्हारा संकेतवाचक होता है। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा संकेतवाचक। ये ऑप्शन गलत है। ठीक है भाई, सारे ही ऑप्शन गलत है। अगले पे आ जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर एक एग्जांपल और मैं आपको दूं, जैसे यहाँ पर है कि आपने बुलाया होता तो हम आते, है ना। जैसे एक एग्जांपल आपको और दे दूं कि जैसे आपने मेहनत की होती तो आप सफल हो जाते, तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड है। समझ रहे हो कि बारिश हुई होती तो फसल अच्छी होती, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड है। अगले पे आ जाते, देखना क्या कह रहा है। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कहा जा रहा है हमसे, बोले क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? मच्छर आ रहे हो आज तो। विभाषा किसे कहते हैं? तो आप अच्छे जानते हो
विभाषा यानी भाषा का जो छोटा रूप होता है उसको बोलते हैं विभाषा। क्या बोलते हैं? भाषा का छोटा रूप उसको क्या बोलते हैं? विभाषा बोलते हैं। तो कह रहे हैं खड़ी बोली हिंदी को कहते हैं, खड़ी बोली हिंदी को विभाषा कहते हैं, बोले नहीं कहते। फिर आगे फिर ये कह रहा है कि हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, जो हिंदी क्षेत्र के प्रमुख बोलियां होती हैं उनको विभाषा कहते हैं, बोले हो सकता है ना, हो सकता है, ठीक। हिंदी क्षेत्र की विशेष बोलियों को, नहीं भाई विशेष बोलियों क्यों बोलेंगे, यानी कि जिस क्षेत्र में बोलियां बोली जाती हैं उन्हीं बोलियों को, जो फेमस हो जाती हैं उन्हीं को विभाषा बोलते हैं, ठीक है भाई। या छोटे छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को, एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को, हाँ ये ज्यादा बेहतर है, इससे भी ज्यादा बेहतर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? विभाषा बोलते हैं। जैसे कोई ऐसा क्षेत्र है और वहां पर कुछ अलग भाषा बोली जाती है तो वही भाषा उनके लिए क्या बन जाएगी? विभाषा बन जाएगी, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा लल्ला। क्या कह रहा है अभी सवाल में? इसको मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है हमसे कि भक्ति रस का स्थायी भाव है। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? तो आप अच्छे जानते हो कि भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि कई बार सवाल पूछा गया कि भरत मुनि के अनुसार कितने रस होते हैं? तो भरत मुनि के अनुसार 8 रस हो जाते हैं। ये वैसे अगर कहा जाए टोटल यानी कि कुल रस, जो कुल रस होते हैं दोस्त, कुल रसों की जो संख्या होती है वो हो जाती है 9, लेकिन ये भरत मुनि 8 मानते हैं। एक रस होता है नमा रस जिसको बोलते हैं, और वो होता है शांत रस। शांत रस, सवाल ये भी कभी कभी बन जाता है कि नमा रस कौन सा है, नमा रस कौन सा है जिसे भरत मुनि नहीं मानते हैं? तो वो हो जाता है शांत रस, ठीक है भाई। तो ये क्या है भाई? ये नमा रस हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या पूछ रहा है? भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? तो भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भगवत प्रेम। क्या हो जाता है भाई? भगवत प्रेम। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाता है। रति के ये किसका स्थायी भाव है? तो आपको ये हो जाता है श्रृंगार रस का। किसका? ये हो जाता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाता है, ठीक है भाई, श्रृंगार रस का। और ये जो होता है निर्वेद होता है शांत रस का स्थायी भाव। किसका? शांत रस का स्थायी भाव हो जाता है, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें क्या कह रहा है? इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है हमसे कि इनमें से कौन सा शब्द तत्भव नहीं है? कौन सा शब्द तत्भव नहीं है? देखो तत्भव मतलब क्या? हिंदी वाला शब्द, जो हिंदी से आते हैं शब्द उनको बोलते हैं तत्भव। और तत्सम क्या होते हैं? तत्सम क्या होते हैं? तो आप कहोगे ये वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए जाते हैं। किससे? जो संस्कृत से लिए जाते हैं उनको तत्सम बोलते हैं, ठीक है भाई। उनको हम तत्सम बोल देते हैं। देखना अगले में, इसमें कह रहा है कि तत्भव पूछ रहा है, तो तत्भव कौन सा बनेगा भाई? तत्भव कौन सा बन जाएगा? तो इसमें तत्भव बनेगा, देखो गे, दे, धुल और फूल। देखो इसमें जो तत्भव नहीं है पूछा है, कौन सा तत्भव नहीं है? इसमें नहीं है पूछा है, तो नहीं जो होगा ना वो देह बन जाएगा। देह किसे कहते हैं? देह बोलते हैं शरीर को। देह बोलते हैं शरीर को। किसको? देह बोलते हैं शरीर को। और शरीर जो होता है ये तत्भव रूप होता है शरीर, इसका तत्सम बन जाता है देह। तो देह जो है यहाँ पर ये हमारा एक तत्सम शब्द है। तत्सम, ये एक तत्सम शब्द है। और ये भी क्या है? ये भी तत्भव है, ये भी तत्भव है, ये भी तत्भव है। यानी ये तीनों क्या हो जाते हैं? तत्भव हो जाते हैं, जबकि देह इसमें तत्सम हो जाता है। और इसमें पूछा था कि तत्भव नहीं है, तो यहाँ पर देह हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये तत्सम शब्द है। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है सवाल नंबर अगले में? क्या कह रहा है? इसको मिटाते फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है हमसे, इसमें कहना है कि कौन सा विलोम युग्म गलत है? कौन सा विलोम गलत है? यानी कि एक इसमें से गलत है, वो भी विलोम। विलोम क्या मतलब? उल्टा। विलोम मतलब उल्टा, एंटोनिम पूछ रहा है हमसे। तो कौन सा इसमें गलत है वो पूछ रहा है। देखो मूक का क्या होता है? तो आप कहोगे मूक का हो जाता है बाचाल। मूक का बाचाल होता है, बिल्कुल सही है। विलोम पूछा है हमसे, गलत वाला पूछा है, तो ये तो सही है।
कि मुंह का उल्टा क्या होता है, वाचाल होता है। मुख होता है चुप रहने वाला, शांत रहने, वाचाल होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो ये तो सही है, यानी कि संपन्न और यहाँ पर विपन्न। संपन्न और विपन्न बिल्कुल सही है। संपन्न का उल्टा विपल होता है, ये भी सही है। मितव्ययी, मितव्ययी का उल्टा क्या बनेगा, देखो मितव्ययी होता है कम खर्च करने वाला, और अल्पव्यय क्या होता है, ये भी कम खर्च करने वाला होता है। लोग इसका मितव्यय का होना चाहिए था अपव्यय, क्या होना चाहिए था, अपव्यय, अपव्यय होना चाहिए था। ठीक है भाई, ये इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाता, लेकिन गलत वाला पूछा है तो भाई कौन सा हो जाएगा, यही वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। सम्मुख का विमुख बिल्कुल सही है, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। अगले ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमसे, इसके अंदर हमसे कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि अवनी शब्द का विलोम शब्द है। अवनी का विलोम पूछा है, अवनी का विलोम हमसे पूछा है। विलोम मतलब उल्टा, विलोम मतलब उल्टा, एंटोनिम, या आप कह सकते हो विपरीत। तो अवनी का विलोम क्या हो जाएगा, अवनी होता है, अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी। पृथ्वी होता है, क्या होता है, पृथ्वी, या धरती भी बोल सकते हो, धरती, है ना, धरती, यानी पृथ्वी या धरती का पर्यायवाची क्या होता है, अवनी हो जाता है। तो इसका उल्टा हमसे पूछा है, तो इसका क्या रहेगा, आकाश, अंबर रहेगा, आकाश या फिर अंबर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर सी, और पाताल नहीं होगा, पाताल नहीं होगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, क्या कह रहा है भाई इसमें, देखना क्या कह रहा है सवाल के अंदर। सवाल में कहा जा रहा है हमसे, सवाल में कहा जा रहा है, बोले क्या, कि हिंदी शब्दकोश में त्रय किस शब्द के बाद आता है, त्रय किस शब्द के बाद आता है। देखो ये एक संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन होते हैं चार, कौन कौन से होते हैं, एक होता है क्षय, त्रय, ज्ञ, और एक हो जाता है श्रेय, ये होते हैं चार। अगर आप इनको जब तोड़ोगे, इनको तोड़ोगे तो छह कैसे टूटता है, देखो ये भी आ जाएगा। चारों को एक बात आपको सिखा रहा हूं, एक बार में सीख जाओगे। तो ये बनता है क हलंत के साथ और प्लस से बनता है, क और शय के साथ, कई बार ये पूछा जाता है ना। तो ये छह का जो छह शब्द का जो प्रयोग होता है शब्दकोश में, वो क के बाद होता है, समझ रहे हो बात को। ऐसे यहाँ पर तय है, ये त्रय पूछ रहा है, तो इसमें आता है त्रय, तय और प्लस आता है रे। ठीक है भाई, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, त्रय बन जाएगा। आंसर क्या बनेगा, बोले त्रय बन जाएगा। कहां पर है, कहां पर है भैया, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तय है ना, तय यहाँ पर हलंत के साथ होना चाहिए था, यहाँ पर हलंत, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, तय के बाद। इसको भी तोड़ लेते हैं, जो बच गया उसको भी तोड़ लेते हैं। इसमें है जैसे गे, तो ये बनेगा जय हलंत के साथ और प्लस वे बनेगा, वे बनेगा, यानी इन दोनों के निर्माण से गे का निर्माण हो जाता है, इसको गे बोलते हैं। और श्रेय में क्या होता है भाई, श्रेय में यहाँ पर बनता है शय बड़ा वाला हलंत के साथ और रे बन जाता है। ठीक है भाई, इन दोनों का निर्माण इससे हो जाता है। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, कई बार पूछे गए हैं, जैसे यहाँ पर ये वाला पूछा गया। तो अगले पे आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, क्या कह रहा है भाई इसमें, सवाल में क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, यानी ऐसा कौन सा है जो स्वर संधि से निर्मित नहीं है। तो आप यहां पर देखो, तो अत्याचार, अति प्लस आचार, तो स्वर संधि पूछ रहा है। तो स्वर संधि के 5 गुण होते हैं, कौन कौन से, पहले आप समझ लो। स्वर संधि, स्वर संधि है, इसके 5 भेद होते हैं, कौन कौन से हो जाते हैं। तो पहला भेद होता है इसमें दीर्घ संधि, कौन सा भाई, दीर्घ संधि होता है, दीर्घ हो जाता है, जिसमें बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ा उ संधि होती है, यानी टूटते हैं। और दूसरा हो जाता है इसके अंदर, दूसरा हो जाता है गुण संधि, इसमें गुण संधि हो जाता है। और तीसरा हो जाता है इसके अंदर यण संधि, यण संधि हो जाता है। चौथा हो जाता है इसके अंदर वृद्धि संधि, वृद्धि संधि हो जाता है। और पांचवा हो जाता है इसके अंदर, पांचवा हो जाता है आयाधि संधि, कौन सा भाई, आयाधि, आयाधि संधि। ये 5 भेद होते हैं। तो इन 5 भेदों में कहीं ना कहीं इसमें स्वर संधि छुपी है। हमसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो इसमें अत्याचार, देखो यह के बाद आधा तय आया है, तो ये यण संधि बन जाएगी। यण संधि इसका स्वर संधि का उदाहरण है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा। हमसे नहीं वाला पूछ रहा है, कौन सा नहीं वाला, तो ये तो है।
उत्थान यहाँ पर थ के बाद में आधा है तो इसमें भी यण संधि है, और ये भी क्या है भाई, स्वर संधि का एक भेद है, तो ये भी हो जाएगा। आगे भानुदय, भानुदय में दीर्घ संधि है। कौन सी दीर्घ संधि? जब इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, है ना, तो ये भी हो जाएगा। यहां पर देखो संभाव्य राधान, संभाव्य राधान, इसमें क्या बनेगी? इसमें बन जाएगी व्यंजन संधि, इसमें बनेगी व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, देखना यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर क्या कहा जा रहा है, इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं भाई, इसमें कह रहे हैं हमसे, देखना ये एक होमवर्क का सवाल है। वो कह रहा है कि पट प्लस आनन शब्द संधि शब्द है, यानी इसमें कौन सी संधि है वो हमसे ये पूछना चाह रहा है। इसमें यानी पटशन में कौन सी संधि है ना, ये हमसे पूछना चाह रहा है। और इसका आंसर आप कहां पर दोगे? बोले कमेंट में देंगे। कहां पर दोस्त? बोले कमेंट में दे देंगे। बोले ठीक है दे दो, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे बढ़िया दमदार एक सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।